नमस्कार सभी को, प्राशील एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको हिंदी विषय से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, नोट्स नोटिफिकेशन, क्लास नोटिफिकेशन, ये सब कुछ अब आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा जो आज का सेशन है वो है कि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बीपीएससी 4.0 हिंदी विषय से प्रिपरेशन कैसे करेंगे। क्योंकि अभी जो सबसे सामने आपको एग्ज़ामिनेशन दिख रहा है वो है बिहार शिक्षक भर्ती। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ामिनेशन करवाए जाते हैं, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस बात का पता है कि साल के एंड में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से हम अभी इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा परिचय मैं दे देती हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा सिंह और ये जो आपको मेरा परिचय दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने क्वालिफाई की हुई है। जाहिर सी बात है कि मेरे पास अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का अनुभव होगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि हाँ, आप कैसे कौन से राह पे चलो कि आप भी एग्ज़ाम जो है वो पास करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा प्राचील फाउंडेशन के बारे में। ये सारी प्राचील फाउंडेशन की ब्रांचेज़ हैं जिसकी मैं ओनर हूँ। और प्राचील एडुकेयर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस और नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी दो से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्राचील एडुकेयर में आपको क्या क्या मिलेगा। तो बीपीएससी टीआरई, एसटेट, सीटेट, एनवीएस, जेआरएफ, नेट वगैरह जितनी भी हिंदी की एग्जामिनेशन होती हैं, सबसे जुड़े हुए नोट्स और सबसे जुड़े हुए क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ईमेल है, अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ मेल करना है तो कर सकते हैं। अब आप नोट्स किस पे मिलेंगे आपको या बाकी सारी चीज़ें किस पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो ये आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो इस पर आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पे, जो कि है बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो हम सिर्फ हिंदी की बात नहीं करेंगे बल्कि जीएस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। सिलेबस मतलब आयोग ने कोई सिलेबस नहीं जारी किया है। आयोग ये कहता है कि कोई भी एनसीईआरटी प्लस जो भी आपका स्टेट बोर्ड में जो भी किताबें चलती है एससीईआरटी वाली, तो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपका लेवल होगा एग्ज़ाम का, मान लीजिए आप 6 to 8 दे रहे हैं, 9 to 10 दे रहे हैं या तीनों एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जो क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका लेवल रहता है। यानी कि 6 to 8 में है तो व्याकरण ज़्यादा रहेगा, साहित्य कम रहता है। 9 to 10 में है तो कभी कभी व्याकरण ज़्यादा, कभी कभी साहित्य। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी आपको व्याकरण ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन साहित्य से कम 17 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे साहित्य से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्वेश्चन और व्याकरण से मतलब कम कम, लेकिन कितना भी कम कहो तो 15 से 17 के बीच में रहते हैं क्वेश्चन व्याकरण के। और साहित्य में तो साहित्य तो आपको हर जगह पढ़ना है। अगर आप 6 to 8 दे रहे हैं तब भी अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ व्याकरण पढ़ के और गद्यांश दे के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि 17 से 15 नंबर बहुत मैटर करता है। और 17 से 15 नंबर अगर आप सोच रहे हो कि तुक्के वगैरह लगा के, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण व्याकरण सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीआरटी में हो, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें व्याकरण पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण। और अगर आप उसमें 9 नंबर नहीं लाते हो, सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो कुल मिलाकर के अगर आप 9 नंबर नहीं लाते हो तब आप तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे पेपर के लिए। तो इसीलिए व्याकरण आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब व्याकरण में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला मैं बता दे रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग में भी है और वैसे तो आपका विषय में तो है ही। क्योंकि पिछली बार जब टीआरई 1 हुआ था या टीआरई 2 में भी आप देख लेना, वर्णमाला से 3-4 क्वेश्चंस थे। घोष अघोष है ना, ये सारे जो पढ़ते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें किसमें, वर्णमाला में ही आप पढ़ते हैं ना। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ऊष्म क्या होता है, उत्क्षेपित क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको, स्वरों के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्णमाला में दिखाई देती हैं। तो वर्णमाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण विशेष्य, संधि, समास, क्रिया, वाच्य, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य, अलंकार, रस, छंद, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, काल, पर्यायवाची एवं समानार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, विलोम शब्द, शब्द शक्ति। ठीक है, अब आ जाइए साहित्य वाले भाग में। साहित्य में आप शुरू करते हैं आदिकाल से। आदिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद है आपका रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आत्मकथा एवं संस्मरण, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रिपोर्टाज एवं अन्य गद्य विधाएँ। अन्य गद्य विधाएँ मतलब जो आपकी आत्मकथा वगैरह, डायरी विधा हो गई, ये सारी चीज़ें, पत्रकारिता, भाषा विज्ञान,
और काव्य गुण। भाषा विज्ञान आप सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप शुरुआत आदिकाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान में भाषा का विकास कैसे हुआ पूछा जाता है। जैसे TRE 2 में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न थे भाषा विज्ञान से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साहित्य की हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये 3 दिवस, 1 दिवस या 1 दिन 2 दिन जो दिख रहा है, ये क्या है? जैसे मैं अगर पढ़ाती थी या मैं अगर पढ़ाऊँगी तो कम से कम मैं इतना समय लूँगी, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी जो है एकदम से, अगर आप कुछ भी आपको नहीं पता है तब भी आपको इतना समय लगेगा। अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो या अच्छा खासा भी पढ़ चुके हो, तो आपको रिवीजन में भी कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। अब जब फॉर्म निकलेगा तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी वीडियो होती है। लेकिन क्योंकि अभी फॉर्म नहीं निकला है तो हमारे पास मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का समय है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो जो बच्चा अभी पढ़ना भी नहीं शुरू किया है वो यहाँ से शुरू कर सकता है। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को समझते हुए भी चलेंगे, तब भी आप एग्ज़ाम तक अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे। तो घबराने की कोई बात है नहीं। व्याकरण कहीं ना कहीं आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको व्याकरण की होगी। आप थोड़ा बहुत जो आपको समस्या आती है वो आती है आपकी शब्द शक्ति में, छंद में, और आपका वर्णमाला में किसी किसी को आती है। वैसे वर्णमाला तो बिल्कुल शुरुआत जो कहते हैं कि व्याकरण सीखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है वर्णमाला, क्योंकि वर्ण कैसे बनते हैं, वर्णों का क्या महत्व है, अगर आप वो जान जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी होंगी। तो ये सारा आपका साहित्य में कुछ चीज़ें रह गई, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हालावाद हो गए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि हो गए, ये सारे समकालीन कविता हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आधुनिक काल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी का पूरा सिलेबस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ कर के ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए। इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ अपने जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उनसे, कि सब चीज़ को पढ़ कर के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने का आपको सोचना है। आपको स्मार्टली सोचना है, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि हाँ कितना पढ़ लें कि आपका काम। क्वेश्चन जहाँ से नहीं पूछ रहा है वहाँ से पढ़ने का क्या मतलब है? जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ से ही आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारी GS के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। हिंदी विषय के लिए तो मैंने आपको रणनीति बता दी है, लास्ट में मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी। GS के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि हिंदी जो आपका पूछता है वो आपका क्वालिफाइंग नहीं रहता, बल्कि वो आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। तो विषय पे अपनी पकड़ बना के चलनी है आपको एनी हाउ। अगर आप GS पढ़ना चाह रहे हैं तो GS के लिए कैसे पढ़ेंगे आप? क्योंकि GS भी आप नहीं छोड़ सकते। GS आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर GS में आप 10 नंबर ला रहे हैं और 70 नंबर ले आ रहे, क्योंकि 80 का 80 नंबर तो हिंदी में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ 80 प्लस जाता है, 85 प्लस जाता है हमेशा। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, जनरल हो या कैटेगरी में हो, तब अलग बात है। ठीक है, फिर भी आपको GS के लिए अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, जो GS का जो सवाल आते हैं ना, उसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टोटल मिलाकर के आपको 16 से 24 नंबर लाने होते हैं। तो मैथमेटिक्स का क्या करना है, कैसे पढ़ना है? क्योंकि हिंदी के बहुत सारे छात्र या विद्यार्थी जो होते हैं वो, उनका मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन सबका मैं नहीं कह रही हूँ, हर किसी की हर किसी का अलग माइंड सेट होता है। तो मैथ्स जिनके लिए ईजी है, तो वो, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का रेंज क्या रहता है हमेशा, तो 5 से 8 के बीच में रहेगा। और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछते, बहुत सरल पूछते हैं। तो थोड़ी सी कुछ टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो, तो जैसे परसेंटेज वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो रेंज जो रहता है वो 5 से 8 का रहेगा। कभी 8 नंबर का पूछते हैं, कभी 5 नंबर का पूछ लिया। ठीक है, आपको सही कितना करना है? तो 2 से 3। अगर बाकी आप नहीं कर रहे हो तो इधर आप कवर करने की कोशिश करो। अगर 5 से 8 बन जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी बन रहे हैं मैम, एकदम बिल्कुल अगर नहीं बन रहे तो कितना? तो 2 से 3 आपको लेके चलना है, कितना आपको सही कर लेना है। बायोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन का रेंज रहता है। सही कितना करना है आपको? 2 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में आपको सही कर लेना है। और यहाँ से भी बहुत लिमिटेड, जो आप कह सकते हो लिमिटेड टॉपिक्स है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे किसी रोग को पढ़ लीजिए, वो किस कारण से होता है और कैसे ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजी में आपको, महेश वर्णवाल की किताब भी आती है, उसमें आप बायोलॉजी वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना डीप में जाना नहीं है। जिसका मुख्य विषय रहता है बायोलॉजी, वो इतना डीप में पढ़ते हैं। पर आपको 3 से 4 नंबर लाने हैं, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वहाँ से आपका हो जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री देखो, मैं ज़्यादा इस पे ध्यान देने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं। हाँ, वैसे कह सकते हो कि क्वेश्चन तो हर एक एरिया से पूछा जा रहा है, लेकिन
कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ भी सकते हो तो केमिस्ट्री से कोशिश करिएगा कि 2 नंबर, 1 से 2 नंबर भी आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स क्वेश्चन का रेंज 1 से 3 के आसपास रहता है, 1 से 2 आपको लाना है। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 ऐसे पार्ट हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो जीएस में, ठीक है। 8 से 9 और ज्योग्राफी में भी 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। आपको पता है साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में, कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। स्पेशली हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जो है, यानी कि 1857 से लेकर के उसके बाद तक का, कांग्रेस का गठन और कांग्रेस से पहले जो संस्था बनी थी उन सब को लेकर के, फिर विद्रोह कौन कौन से हुए है ना, जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हुए, उन सब को देख करके, तो हिस्ट्री आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्लस ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों को मैं कहूँगी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जनरल नॉलेज, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स मिसिंग है। करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। देखो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, रेंज क्या रहता है करंट अफेयर्स का, तो 9 से 10, और आपको लाने कितने हैं, तो 5 से 6। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने बताया है वही करना है। अगर आप इसे बेटर भी कर रहे हैं तब अच्छा है, लेकिन अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उसके लिए एक बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 9 से 10 रहते हैं, आपको लाने हैं 5 से 6, यानी कि 5 से 6, ठीक है। अब इसमें रहता क्या है, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन क्या है कि जो भी एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं तो एग्जामिनर क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, आयोग कैसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बार बार मल्टीपल टाइम किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि एक तो शिखर वार्ता, ठीक है, उसके अलावा आपका G7, उसके अलावा आपका ब्रिक्स, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका G20, अब इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, इस कौन से देश में हुआ, कौन सा वहाँ सम्मेलन था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा नीति आयोग से भी क्वेश्चन 1-2 ले लेते हैं। सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के अंतर्गत जैसे कुछ हुआ, फेसबुक या फिर जो ट्विटर है तो वो कुछ चेंज हुआ, कुछ फीचर लाया, फीचर तो नहीं पूछते ये लोग, लेकिन हाँ अब उसके कौन है संस्थापक या कौन, तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है। इसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने देखा है 2 से 3 बार इन्होंने इसरो से या फिर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इन्होंने लिए हैं, 1-2 बार 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा आपका। बर्निंग टॉपिक्स लाइक, अब बर्निंग टॉपिक्स क्या है, जो ज्वलंत मुद्दा है देश में जो चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारी जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हो हेडलाइन बनी हुई है, तो हो सकता है कि वहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ ले। जैसे आपका वक्फ बोर्ड है तो ये क्या एक्ट है, क्यों ये मतलब इसके पीछे क्यों क्या रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें आपसे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना। अब जो भी कहीं के राष्ट्रपति बदलते हैं, कहीं की सरकार बदलती है, अभी नए कौन है, इसके पहले कौन थे, तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये सारा आपका पार्ट होता है जीके जीएस का, ठीक। अब आपका एक प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस हमेशा पूछा जाता है, कभी भी कुछ भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको गांधी जी से जोड़ देगा, रिलेट कर देता है, तो फिर वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो आपको देखें जैसे यूपीआई रिलेटेड, तो यूपीआई से तो पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड हैं जो बार बार फॉलो किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो ये सारे एरियाज जो हैं आपको कवर करने होंगे ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सको, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स सिक्योर करना है जीके जीएस, यानी कि जो 40 नंबर का आता है, तो आपको मिनिमम से मैक्सिमम मतलब कितने लाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो सबसे कम अगर मैं बात करूं तो 21 नंबर, ऐसा नहीं है कि 21 नंबर से पहले जिनका नहीं आया है, कम आया है, 16-17 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच के चलोगे कि हाँ हम 15 ही नंबर लाएंगे या 14 ही नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। कम से कम आप 21 मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ले आएंगे तब तो आप विषय में भी अगर 60 ले आएंगे या 65 ले आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है जीके जीएस के लिए, जिसमें आपको 21 नंबर कम से कम और 30 नंबर आप लेकर के आइए तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और विषय में आपको 65 से लेकर के 70 तक टारगेट करना है, इतना अगर आप ले आते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब धीरे धीरे इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन तैयारी करेंगे, स्पेशली हिंदी विषय से मैं तैयारी करवाऊँगी और प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, कुछ कक्षाएँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी ही। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।